गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जितने भी जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट थे वो सारे पॉइंट वहां पर लेने की कोशिश की। आज इस क्लास के अंदर हम कवि कल्लोल, जिसको कुशल लाभ भी कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हिंदी भाषा से रिलेटेड जो सारे टॉपिक है उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप अच्छे से उसको देख सकते हो। सारे वीडियो वहां पर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं इसकी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो समय समय पे शेयर करता रहता हूँ। कोई सूचना होती है वो भी वहां पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, कवि कुशल लाभ। उस कवि कुशल लाभ या कवि कल्लोल को पढ़ने से पहले डेली हम क्या करते हैं कि जो पिछली जो क्लास के अंदर हमने जो अध्ययन किया उसके क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछता हूं और उसके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो हम तो क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है, नाथों की कुल संख्या मानी जाती है। मैंने आपको अच्छे से बताया सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, दोनों ने एक ही माना है, और जो सर्वमान्य मत है वो भी एक ही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाओं की संख्या मानी है, अच्छे से बताया हुआ है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था, और प्राण सांकली रचना के रचनाकार है। ये जो 5 क्वेश्चन है कल वाली क्लास के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा है, और इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। फिर हम जो रिवीजन करेंगे उस रिवीजन के टाइम में आपके इनके जवाब अच्छे से बता दूं। आगे तो आगे हमारा है कवि कल्लोल से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु। तो देखिए, इनकी जो रचना है वो ढोला मारूरा दूहा मोस्ट रचना है। ढोला मारूरा दूहा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कवि कल्लोल या कुशल लाभ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। रचना काल की बात करें, यानी इस जो ढोला मारूरा दूहा है वो 11वीं शताब्दी में रचित रचना है। भाषा शैली की बात करें तो डिंगल है, यानी इसकी जो शैली है वो डिंगल है। मैंने आपको बताया एक शैली है पिंगल और एक शैली है हमारी ये डिंगल। तो ये पिंगल और डिंगल दो भाषा की शैलियां है। तो ये जो ढोला मारूरा दुआ है वो हमारा डिंगल शैली में लिखा गया है। नाइक की बात करें, यानी जो नाइक और नायिका होते हैं, तो नाइक है वो जयपुर के कच्छवा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला है। यानी ढोला और मारू दो क्या है, नाइक और नायिका है। ढोला है वो क्या है, नाइक है, और मारू है वो नायिका है। तो नाइक है वो क्या है, जयपुर का कच्छवा वंश का शासक नल था, उसका राजकुमार है ढोला। नायिका की बात करें तो पुगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी, यानी जो नायिका है वो कहां की है, जो पुगल बीकानेर के अंदर है वहां की जो राजकुमारी है उसका नाम है मारवणी। तो इसलिए इसका नाम ढोला मारू रखा गया है। सनायिका भी है जिसको हम सोत बोलते हैं, सोत बोलते हैं। तो वो क्या है, मालवा की राजकुमारी मालवणी। तो अब देखिए, मारवणी और मालवणी में थोड़ा सा फर्क है। मालवणी और मारवणी में थोड़ा सा फर्क है, इस बीच वाले रे का फर्क है, बाकी सारा सिस्टम सेम ही है। तो जो इसकी मेन नायिका उसका नाम मारवणी है और ये जो मालवणी है, ठीक है, वो अच्छे से ध्यान रखा है। अंगिरस की बात करें तो वियोग श्रृंगार है इसके अंदर, यानी श्रृंगार के अंदर एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। तो इसके जो श्रृंगार है उसका कौन सा, वियोग श्रृंगार है। भाषा वो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि मैंने आपको डिंगल भाषा के बारे में बताया, पिंगल भाषा के बारे में बताया कि राजस्थानी के साथ में कौन सी भाषा जुड़ती है तब है वो पिंगल बन जाती है, और राजस्थानी के साथ में कौन सी भाषा जुड़ती है कि जिससे वो डिंगल बन जाती है, आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। छंद की बात करें तो दोहा है, और नाम से ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसका जो नाम दे रखा है ढोला मारूरा दूहा, यानी दोहा भी लिखते हैं कहीं और कहीं दुहा लिखते हैं। तो ढोला मारूरा दुआ, इससे नाम से पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, दोये है। और दोये है उसमें क्या है, 13 11 पे यति, 13 और 11 पे यति। मैंने आपको
दोहे है वो अच्छे से जो हमारा काव्य शास्त्र है उसके अंदर बताया है कि जो ये छंद है उस छंद के अंदर जो दोहा है इसके अंदर ऐसे 4 जो पद होते हैं, 4 ये लाइनें होती है, यहाँ पर जो रुकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये पूर्ण विराम। तो इस प्रकार जो ये एक लाइन होती है इसको जो प्रथम पद बोलते हैं, ये दूसरी वाली होती है दूसरा पद है, और ये तीसरा है और ये चौथा है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर 13-11 लिखा। 13-11 का मतलब है जो प्रथम 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला जिसको हम विषम बोलते हैं, विषम पद है ये। इसके अंदर क्या होती है 13 मात्राएं होती है और 11 इधर वाला जो 2 नंबर और ये 4 नंबर है जिसको सम बोला जाता है, तो इसके अंदर क्या है 11 मात्राएं होती है। तो 13-11 पे यति होती है, यानी 13 पर यति फिर यहाँ पर 11। तो इस प्रकार ये दोहे का बाकी मैंने अच्छे से वो पढ़ाया। और बाकी जो नए हमारे सिलेबस के अंदर जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर कोई नए और जोड़े गए जो मैंने नहीं करवाए वो भी आपको मैं अच्छे से करवा दूंगा। ढोला की उम्र 3 वर्ष, ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। और मारवणी है उसकी उम्र है वो 1 वर्ष आधा माह, कहने का मतलब 1.5 वर्ष, इस प्रकार। ठीक है, तो ढोला है वो 3 वर्ष का था और मारवणी है वो कितने वर्ष की थी 1.5 वर्ष की थी। और ये क्वेश्चन है वो जो ढोला की उम्र कितनी थी ये पिछली शायद 2022 वाले फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। आगे प्रमुख पंक्तियां दे रखी है जो अक्सर एग्जाम में देकर पूछते हैं, जो हमारे ढोला मारूर है दुआ से संबंधित है। दुआ घना पुराना अच्छई, तो इससे पता चल रहा है कि दुआ घना यानी दुआ है वो घना, घना का मतलब होता है ज्यादा, मारवाड़ी शब्द है, यानी पुराना अच्छई यानी अच्छई का मतलब है पुराना है। यानी तो इससे क्या पता चलता है कि प्राचीनता को व्यक्त करती है, ये लाइन है वो क्या करती है इसकी प्राचीनता, यानी जो बहुत प्राचीन जो ये रचना है। तो दुआ घना पुराना अच्छे ऐसे देकर पूछते ये कहां से ली गई, तो ये ढोला मारूरा दुआ से ली गई। सोरठियो दुओ भलो भली मरवण की बात, ये लाइन भी देकर पूछते हैं। जोबन छाई धन भली तारा छाई रात, यानी ये जो एक ही है दोनों। ठीक है, सोरठियो दुओ भलो भली मरवण की बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात, ये इसकी लोकप्रियता को व्यक्त करती है। यानी आपसे ये देकर पूछते कि सोरठियो दुहो भलो भली मरवण की बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात से हमारे को इस रचना के बारे में क्या संकेत मिलता है, तो इसकी लोकप्रियता व्यक्त होती है, इसकी प्राचीनता व्यक्त होती है। ठीक है, तो इससे देखकर आपको अभ्यास में पूछ सकते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। थांबा नाचे घर हंसई खेलन लागी खाट, इसके अंदर मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, मानवीकरण अलंकार हमने अलंकारों के बारे में पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मानवीकरण अलंकार वो होता है जिसके अंदर जो एक चीजें होती है जो निर्जीव चीजें, उन निर्जीव चीजों से सजीवों द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, जैसे मान लिया मनुष्य के द्वारा, तो वो जो चीजें है वो उन पर थोपा जाता है, आरोप लगाया जाता है और वो क्रियाएं उनसे करवाई जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जिस प्रकार देखो थंबा नाचे, तो नाचने का काम क्या करते हैं, नाचने का काम जो सजीव जैसे मान पक्षी हो गए, पशु हो गए, मनुष्य हो गए, ये नाचने का काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा थंबा नाचे, यानी थंबा कभी नहीं नाचता है, तो थंबे को यहाँ पर नाचते हुए बताया गया। घर हंसई, हंसने का काम करते सजीव होते वो करते, परंतु घर हंसई, घर है वो हंस रहा है। खेलन लागी खाट, खाट का मतलब होता है जो चारपाई होती है, तो चारपाई कभी नहीं खेलती है। ये जो सजीवों द्वारा जो क्रियाएं होती है वो निर्जीवों के द्वारा, क्योंकि घर है वो निर्जीव है, खाट है वो निर्जीव है, थंबा वो निर्जीव, निर्जीवों द्वारा सजीवों वाले जो क्रियाएं करवाई जाती है उस पर ये आरोप लगाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये प्रेम गाथात्मक काव्य है, कौन सा, ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल या कुशल लाभ द्वारा लिखा गया। ये क्या है, एक प्रेम गाथात्मक काव्य है। राउल बेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा मिली। महत्वपूर्ण लाइन है, यानी जो राउल बेल है, जो रोड़ा कवि की रचना है, राउल बेल किसकी रचना है, रोड़ा कवि की रचना, उसके अंदर जो प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आई थी, उसको जो विकास की एक नई दिशा वो किसमें मिली है, उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा मिली है। कौन सी रचना में, ढोला मारूरा दुआ में। ये राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय रचना है, क्योंकि जो ढोला है, ढोला मारूरा दुआ है, तो ढोला वो कहां से, वो जयपुर का कच्छावा राजवंश से संबंध रखता है, और जो राजकुमारी वो पुंगल बीकानेर से, तो इसलिए ये बीकानेर जो क्षेत्र है उसके अंदर अत्यंत लोकप्रिय रचना है। ठीक है, आगे इसके बाद में विद्यापति, ये भी एक मोस्ट और महत्वपूर्ण कवि है, इसके बारे में भी अच्छे से हम पढ़ेंगे और वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर हमने जो कवि
कल्लोल है, कुशल लाभ है, उसके बारे में जितने भी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं ढोला मारूरा दुआ से संबंधित, वो सारे पॉइंट यहाँ पर देखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है, कोई चीज आपको गलत नजर आती है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपसे जो क्वेश्चन आंसर में पूछता हूँ तो उनके जवाब भी आप कमेंट में जरूर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।